Hello students, today we are going to continue our chapter number 7 of science, and that is conservation of plants and animals, and this is video number 2. Before starting next portion, we should have some quick review about the chapter what we have already studied in this chapter. So we have studied about deforestation, then studied causes of deforestation and consequences of the deforestation. Then we studied why we need conservation of plants and wild animals. So till now we have studied about all these things. Now we have to move forward and look at our new topics. So सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो देखिएगा हमसे क्या कह रहा है कि नाउ वी नो दैट बोथ प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स आर टू साइड्स ऑफ कॉइन्स एंड एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट देम वी कैनॉट सर्वाइव लॉन्ग ऑन द अर्थ। तो देखिएगा पिछली वीडियो थी उसी के अंदर हमने ये चीज़ तो समझ लिया था कि बिना पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के हमारा जो जीवन है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम ख़त्म हो जाएंगे अगर ये जीव जंतु या पेड़ पौधे हमारी लाइफ में नहीं होंगे। क्योंकि एक तो पेड़ पौधे हों या जानवर हों, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हम इंसानों के लिए दोनों ही चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं ताकि हम सरवाइव कर सकें। क्योंकि पेड़ पौधे मर गए तो सभी जीव मर जाएंगे, तो ऐसे में हम खाएंगे पिएंगे क्या? और सभी जीव मर जाते हैं तो लिटरली प्लांट्स भी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मीडियम इनका रिप्रोडक्शन का है उसमें वाइल्ड लाइफ जो होता है बहुत हेल्प करता है। तो जब तक वाइल्ड लाइफ नहीं होगा प्लांट्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। So it is our duty to conserve our environment condition by protecting plant and animals। तो देखिएगा ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ना केवल हम पेड़ पौधों को बल्कि हमारे जानवरों को भी बचाएं ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमेशा सेफ बना रहे हमारे लिए। गवर्नमेंट हैज़ मेड सो मेनी लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब रही बात देखिएगा हमारी तो जिम्मेदारी अलग है ही, लेकिन साथ में गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारियां बहुत पूरी कर रही हैं। कैसे? कि उन्होंने बहुत सारे लॉज कानून बनाए हैं, इसके अलावा पॉलिसीज बनाई हैं, नीतियां बनाई हैं ताकि ना केवल जंगलों को बल्कि जीव जंतुओं को भी बचाया जा सके। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिएगा गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज और नीतियां और कानून बनाए वो तो अलग हैं ही, इसके अलावा जो नेचुरल एनवायरनमेंट थे जीव जंतुओं के, यानी जो ऑलरेडी जंगल में रह रहे थे, उन जंगलों को गवर्नमेंट ने या तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में कन्वर्ट कर दिया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी उसकी, या नेशनल पार्क्स बना लिए ताकि जंगल भी बचे रहें और जीव जंतु भी बचे रहें। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिएगा ये जो आपका कंजर्वेशन होता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का किस तरीके से होता है, अगर गौर करें आप तो आप पाएंगे कि जो आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी हैं उनको कंजर्व करने का, संरक्षित करने का दो तरीका है। एक तो नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक, तो नेचुरल सिस्टम में क्या किया जाता है, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं या नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि अलग से ज़मीन पे पेड़ उगाए और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई, नेशनल पार्क बना दिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दिए। ये एक्चुअल में ऑलरेडी जंगल हैं जिनकी सीमित मात्रा को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स या बायोस्फीयर का नाम दे देते हैं और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को प्रोटेक्शन देते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल तरीका, मेथड, वो है कि आप जूलॉजिकल पार्क्स बना लें या फिर बॉटानिकल गार्डन्स बना लें। तो जूलॉजिकल पार्क्स वो एरिया होते हैं जहां जीव जंतुओं को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में इंसानों की देख रेख में रखा जाता है। वहीं पे जो बॉटानिकल गार्डन्स हैं वो आपके बड़े बड़े पार्क्स होते हैं जहाँ पर ऐसे पेड़ पौधों को उगाया जाता है जो जंगलों में काफ़ी मात्रा में कम हो गए हैं या एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ गए हैं। तो ऐसे में इन पौधों को गार्डन्स में सुरक्षित रखा जाता है, इनकी बीजों को इकट्ठा किया जाता है और जब बॉटानिकल गार्डन में इनकी संख्या बढ़ जाती है तो फिर इनको ले जा करके जंगलों में इनके बीजों को उगाया जाता है और इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो थोड़ा सा अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात करें तो देखिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जूलॉजिकल पार्क, बॉटानिकल गार्डन, ये सभी जो बॉडीज़ हैं ये जीवों के संरक्षण के लिए ही बनाई गई हैं।
तो देखिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, जीव जंतुओं को साधारण उनके जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जीने का पूरा मौका दिया जाता है और उनको खुद ही फलने फूलने का मौका दिया जाता है। वहीं पे जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो भी सेम ऐसी ही जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल होते हैं यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। जो जिस तरह का भी वो उनका खान पान का सिस्टम है या जो जिस तरीके से रहा करते हैं वैसे रह सकते हैं। यानी कि मोटे तौर पे अगर आप फ़र्क देखेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह में साइंटिस्ट और इस तरह के लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, काम कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो जंगल के आसपास रहने वाले जो ग्रामीण हैं या फिर जो कबीलाई लोग हैं या फिर जिन्हें हम आदिवासी बोलते हैं वो वहाँ जंगल में रह सकते हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी भी तरह के जीव की हत्या करना या पेड़ काटना मना होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की ही तरह नेशनल पार्क्स भी होते हैं, बस फर्क होता है आकार का। जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी छोटी होती हैं कंपैरेटिवली, नेशनल पार्क्स बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, साइज के मामले में बात की जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व्स भी काफ़ी बड़े होते हैं, वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से काफ़ी बड़े हो सकते हैं। 3 या 4 स्टेट्स के जंगल मिला करके बायोस्फीयर रिजर्व्स बन सकते हैं। तो इन सभी जगहों पे जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट मिलता है, यानी कि प्राकृतिक आवास मिलता है जीवन के लिए। ठीक है, तो वो वहाँ रह सकते हैं, फल फूल सकते हैं और हम इंसान उनका प्रोटेक्शन वहाँ करते हैं। फिर बात करते हैं बॉटेनिकल गार्डन, जो कि आपका आर्टिफिशियल मेथड है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स का। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि कुछ खास तरह के पौधे जिनकी संख्या आपके जंगलों में कम हो गई है उनको इन बागों में उगाया जाता है और उनको संरक्षित रखा जाता है। फिर आती है बारी किसकी, जूलॉजिकल पार्क्स की। तो जूलॉजिकल पार्क्स में भी ऐसे स्पीशीज यानी कि ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज जिनकी संख्या खत्म होने के कगार पे होती है उनको रखा जाता है। तो अगर देख सकते हैं आप पिक्चर में कि हिप्पोपोटामस और उसका जो बच्चा है उसको एक सेल के अंदर रखा गया, यानी एक बिल्डिंग के अंदर रखा गया है। यहाँ पे इन दोनों को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाती है, खाना दिया जाता है और इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। और जब इन लोगों की संख्या इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि जंगलों में छोड़ा जा सके तो फिर बाद में इन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता है जंगली जीवन जीने के लिए। तो आई होप इन चीज़ों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम एक्चुअल में इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ नेचुरल मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। तो नेचुरल मेथड ऑफ कंजर्वेशन में सबसे पहले आता है आपके नेशनल पार्क्स। तो देखिए, इट इज़ ए लार्ज एरिया विच प्रोटेक्ट एंटायर इकोसिस्टम एंड कंट्रोल्ड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। कि देखिएगा नेशनल पार्क्स जो हैं वो बेसिकली बहुत बड़े इलाके होते हैं, एकड़ों में फैले हुए थे, हज़ारों, ठीक। तो यहाँ पर पूरे इकोसिस्टम को सुरक्षा दी जाती है, यानी कि ना पेड़ पौधे काटे जा सकते हैं और ना जीव जंतुओं का शिकार किया जा सकता है। और इसको आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके संचालित करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो देखिएगा हंटिंग एंड पोचिंग एंड कटिंग ऑफ ट्री एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड। कि देखिएगा शिकार करना हो, हंटिंग और पोचिंग दोनों ही एक तरह का शिकार की ही होता है, लेकिन हंटिंग किया जाता है मनोरंजन के लिए, आनंद उठाने के लिए, जबकि पोचिंग किया जाता है शिकार करना ही होता है। लेकिन पोचिंग में क्या होता है, जानवरों को उनकी खाल के लिए, नाखून के लिए, बाल के लिए, किसी भी कारण के लिए या उनके मांस के लिए जब मारा जाता है तो उसे पोचिंग कहा जाता है। तो आमतौर पे इसमें क्या होता है, फंदे वगैरह बनाए जाते हैं और फंदों में फंसा करके फिर जानवर को मारा जाता है। वहीं पे कटिंग ऑफ ट्रीज और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी प्रोहिबिटेड होते हैं, यानी कि इस तरह के जंगल जहाँ पर पूरी तरीके से शिकार करना, पेड़ काटना और दूसरी गतिविधियाँ जो इंसान करते हैं, जैसे घूमने चले गए या गांव बना लिए या उद्योग धंधे खोल लिए या फिर होटल्स खोल लिए, तो इस तरह की सभी एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से निषेध होती है। पेड़ काटना तक पूरी तरीके से मना होता है। देर आर 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया लाइक रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान। तो देखिए राजस्थान तो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपके नेशनल पार्क्स के लिए काफ़ी फेमस है, हमारे यहाँ पे काफ़ी हैं। तो पूरे इंडिया में कुल मिला के 104 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं, जिनमें से एक जो सबसे फेमस आपके नेशनल पार्क्स में से एक है हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क, और ये बाघों के लिए जाना जाता है, यानी टाइगर्स के लिए जाना जाता है। तो ये टाइगर रिजर्वायर है। सेम ऐसी बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो इट इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर देन नेशनल पार्क की। अगर हम बात करें नेशनल पार्क से कंपेयर करें तो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं एंड प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ, और जीव जंतुओं को
प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, यानी कि वो साधारण जंगल ही होता है जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दी जाती है। हंटिंग एंड पोचिंग इज प्रोहिबिटेड, लेकिन शिकार करना पूरी तरीके से यहाँ पे मना होता है, निषेध होता है। बट लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड लाइक फायरवुड कलेक्शन, ग्रेजिंग एंड टूरिज्म। लेकिन यहाँ पर कुछ आज़ादी होती है इंसानों के लिए कि जैसे कि पूरा पेड़ काटना तो यहाँ पे भी अलाउ नहीं करते, लेकिन आप पेड़ की टहनियाँ और इस तरह की चीज़ें काट सकते हैं, ताकि यानी ग्रामीण जो लोग हैं आसपास जो रहते हैं वो अपने चूल्हा वगैरह जलाने के लिए लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा जानवरों को चराने लाया जा सकता है इन इलाकों में, और साथ के साथ टूरिज्म भी किया जा सकता है, यानी कि घूमने फिरने जंगल के जीव जंतुओं को देखने के लिए जाया जा सकता है, जबकि नेशनल पार्क्स में ये सुविधाएं नहीं होती हैं आमतौर पे। देयर आर 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया लाइक गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात। तो देखिएगा ऐसे 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में आज की डेट में मौजूद है, जिनमें से गुजरात का गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बड़ा फेमस है। तो हमारे पड़ोसी स्टेट के अंदर ही है ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हालांकि हमारे अलवर में भी जो सरिस्का है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। टाइगर्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब टाइगर मौजूद नहीं है, इंसानों ने सब मार दिए। तो जो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो फेमस है अपने शेरों के लिए। जो एशियाटिक लायंस हैं सिर्फ और सिर्फ अब गुजरात में ही सीमित रह गए हैं, बाकी ऑल ओवर एशिया से पूरी तरीके से शेरों का सफाया हो चुका है जंगलों से, और जो बचे हुए हैं वो इंडिया में ही बचे हुए, वो भी गुजरात के गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मौजूद हैं और वहाँ संरक्षित हैं। नाउ थर्ड इज बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने कहा था कि साइज में बहुत बड़े हो सकते हैं, ठीक है, और इट इज़ अ वेरी लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया विच इज़ डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्पेसिफिक एरिया। तो जीव जंतुओं की जो विविधता पाई जाती है ऐसे इलाकों में, बहुत बड़े जो इलाके होते हैं उनको बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है, ताकि वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको संरक्षण दिया जा सके। तो आमतौर पे बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। एक्चुअल में ऐसे जीव होने चाहिए जो सिर्फ उसी इलाके में मिलते हों और दूसरे इलाके में नहीं मिलते हों, ठीक है। तो हम इसके बारे में बाद में जब स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ किस तरह के जीवों का होना ज़रूरी है। यानी कि हर जगह को हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक इलाकों को ही घोषित कर सकते हैं जहाँ खास तौर के कुछ जीवों का मौजूद होना ज़रूरी है। नाउ साइंटिफिक रिसर्च कैन बी डन हियर, कि यहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह हैं वो कर सकते हैं साइंटिस्ट आकर के। पीपल ऑफ ट्राइब ऑफ द एरिया आर अलाउड टू इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़। इसके अलावा जो कबीलाई या आदिवासी लोग जो उस जंगल में रहते हैं उनको अपने परंपरागत तरीके से जीने का पूरा हक दिया जाता है, यानी कि वो लोग जानवरों का शिकार भी करते हैं, पेड़ भी काटते हैं जीने के लिए, तो इन लोगों को इनके हिसाब से जीने दिया जाता है। तो आमतौर पे वैसे बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, यहाँ पे जानवरों की काफ़ी संख्या होती है, तो दिक्कत नहीं होती है कुछ का शिकार हो भी जाए तो, यानी कि उनका इतना शिकार नहीं होता कि वो ख़त्म होने के कगार पे पहुँचे। देर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया लाइक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो देखिएगा हमारे भारत में कुल मिला के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिनमें से एक फेमस यानी शुरुआती जो हमारे बायोस्फीयर में से एक था वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला 3 स्टेट्स के जंगलों को मिला करके बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इलाका होगा। नाउ आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। अब हम आर्टिफिशियल मेथड पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे तरीके पढ़ेंगे जिससे कि पेड़ पौधों को जंगलों में ना रख करके इंसानी देख रेख में बड़ा होने दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है बोटानिकल गार्डन्स। तो बोटानिकल गार्डन्स आर डेवलप्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो आमतौर पे जो बोटानिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं वो केवल और केवल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जंगलों में जो पेड़ पौधे या वनस्पति है जो बहुत रेयर हो चुकी होती है, यानी कि बहुत कम बची हुई हैं या एंडेंजर्ड स्थिति में है या फिर खतरे में पड़ी हुई हैं, इस तरह के पेड़ पौधों को भारी संख्या में बोटानिकल गार्डन्स में उगाने की कोशिश की जाती है। बोटानिकल गार्डन्स आर सर्व्ड एज सीड बैंक फॉर कंजर्वेशन ऑफ देयर सीड्स। ठीक है, ऐसे साथ के साथ जो बोटानिकल गार्डन होता है उसको सीड बैंक की तरह भी रखा जाता है, यानी कि यहाँ पर उन जो भी पेड़ उगाए जाते हैं उनके बीजों को संरक्षित रखा जाता है। जैसे कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन इन कोलकाता, ये इंडिया का शायद सबसे पहला बोटानिकल गार्डन था
और आप सोच सकते हैं कि ये बोटानिकल गार्डन कितना बड़ा होगा। ये 270 एकड़ में बना हुआ है, इतने बड़े इलाके में बना हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी आप पेड़ पौधे वगैरह देखेंगे, ये सब आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर पेड़ पौधे हैं। तो इनके बीजों को इकट्ठा करके रखा जाता है। जब इन पेड़ों की संख्या आप लोगों के ये जो बोटानिकल गार्डन में बढ़ जाती है, तो फिर इनके बीजों को दूसरे जंगली इलाके या दूसरे मैदानी इलाकों में इनको जा करके लगाया जाता है, उगाया जाता है और बड़ा होने दिया जाता है। तो पूरी तरीके से संरक्षण हासिल होता है इन पेड़ पौधों को इंसानों का। सेकंड आता है आपका जूलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स आर आर्टिफिशियल हैबिटेट एस्टैब्लिश्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल। तो आमतौर पे जो जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं वो बेसिकली जीव जंतुओं को एक कृत्रिम हैबिटेट यानी कृत्रिम आवास प्रदान करते हैं। यानी इसमें जानवरों को इंसानों की देखरेख में रखा जाता है। इन जूलॉजिकल पार्क्स एनिमल्स आर फैसिलिटेटेड विद ब्रीडिंग प्रोग्राम सो दैट देयर नंबर कैन बी इंक्रीज्ड इन द सुपरविजन ऑफ ह्यूमन। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं वहाँ जीव जंतुओं को बहुत देखभाल दी जाती है, उनको खाना वगैरह, आवास वगैरह, हर तरह का प्रोटेक्शन दिया जाता है, इलाज किया जाता है। साथ के साथ वहाँ पे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिससे कि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। यानी उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे कि उनकी संख्या धीरे धीरे जूलॉजिकल पार्क्स में बढ़े। तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क इन दिल्ली, ये एक फेमस आपका जूलॉजिकल पार्क है जो कि आपके पास में ही है। तो आप कभी दिल्ली जाएं तो आप लोग जा करके देखिएगा। ठीक है। नाउ सम मोर स्टेप्स आर टेकन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, some programs run by government for the conservation of wildlife and plant are Project Tiger, Project Elephant, Crocodile Conservation Project। ये देखिएगा, नेशनल पार्क्स बना दिए या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी या फिर यानी जीव जंतुओं के लिए क्या कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड भी मेंटेन किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकारें हैं, कुछ खास तरह के जीवों को जो केवल इंडिया में पाए जाते हैं और उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है धीरे धीरे, तो उनको बचाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चला रही है। जैसे कि बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, ऐसे हाथियों को बचाने के लिए जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं उनको बचाने के लिए क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ई सर्विलांस प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट इन सम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ई सर्विलांस की सुविधा है। यानी इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस होता है। यानी कि पूरे जंगल में इधर उधर हर जगह पे कैमरास वगैरह रखे हुए हैं जो कि ऑटोमेटिकली उस पूरे जंगल की हाल का बताते हैं। यदि कोई शिकारी या कोई अवैध रूप से घुसा हुआ आदमी होता है, कैमरे की जद में आ जाता है, तो तुरंत जो आपके वन विभाग के जो लोग हैं उनको पता लग जाता है और वो तुरंत उनको वहाँ से खदेड़ देते हैं और जानवरों को बचा लेते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस का भी जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट चला रही है और शायद धीरे धीरे समय के साथ सभी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस सुविधा को दिया जाएगा। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल टास्क फोर्सेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो देखिएगा, इस साथ के साथ जिस तरीके से पुलिस जो है हमारे शहरों की सुरक्षा करती है, आर्मी देश की रक्षा करती है, ऐसे ही जंगलों की सुरक्षा करने के लिए भी कुछ खास तरह की टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं। टास्क फोर्सेस जीव जंतु और पेड़ पौधों की रक्षा करती है और फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं। लेकिन इनकी कुछ बाउंडेशंस होती हैं कि आमतौर पे गोलियां वगैरह नहीं चलाते हैं, लेकिन मजबूरी में अगर उनको गोली चलानी पड़ी तो ऐसे में शिकारियों पर वो गोली चला भी सकते हैं। इसके अलावा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा ढेर सारे एक्ट्स बनाए हुए हैं, कानून बनाए हुए हैं सरकार ने, ताकि वो किसी भी तरीके से अपने आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है, जंगलों में बचे हुए जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर सकें। तो देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ के साथ बेल बटन दबाएं ताकि आपको लगातार जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।